नमस्कार मित्रों। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न है कि सर, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि कोरोना में जो मरीज़ मर जाते हैं उनका जो जब ऑटोप्सी होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें कारण जो उभर के आता है वो है थ्रोम्बोसिस। यानी कोरोना में बहुत सारी मौतें थ्रोम्बोसिस के चलते होती हैं। तो मैं वो जानना चाहते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या है और ये क्यों हो जाता है और इसका जड़ से इलाज क्या है और मैं क्या करूं कि मुझे थ्रोम्बोसिस नहीं हो। तो ये उनका प्रश्न है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने स्तर से प्रश्न पूछा है, तो बहुत सारी बातें बीइंग ए डॉक्टर आपको थोड़ा सा लगेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी चूँकि विज्ञान भी तो सामान्य जन के लिए ही है, तो उनको जैसा लगा तो उनका जो क्वेरी हुआ तो उनको जानने का अधिकार है। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा और सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रासंगिक प्रश्न पूछा कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है और क्यों कोरोना में मौत थ्रोम्बोसिस के चलते होता है। कुछ लोग तो समझते थे कि निमोनिया के चलते होता, लेकिन इसमें मौत थ्रोम्बोसिस के चलते क्यों होता और निमोनिया और थ्रोम्बोसिस में क्या नाता है, लोग उसको नहीं समझ पाते। तो आज मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूं, क्योंकि मेरा जो इलाज करने का तरीका है, जो मैं 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देख के मैंने जो डेवलप किया टेक्निक, वो है कि भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के आप दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए, और बीमारियों को एकांगी रूप से नहीं देखना चाहिए, उसको सर्वांगीण ढंग से देखना चाहिए, यानी उसको सिंगुलरिटीज़ में नहीं देखना चाहिए, उसको होलिस्टिकली देखना चाहिए। तो ये जो देखने का जो तरीका हमने विकसित किया यहाँ पर, इसी को हमको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। तो इसीलिए मैं जो यहाँ पर आपको ये सब बताऊँगा, एक स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में नहीं, एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में ये बताऊंगा। समग्र स्वास्थ्य चेतना से लैस जो आदमी होता है उसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा, तो उस नज़रिए से इसको देखिएगा। तो अब हम भूमिका पर ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा थ्रोम्बोसिस क्या है और थ्रोम्बोसिस क्यों होता, कोरोना में मौत थ्रोम्बोसिस के चलते होता है। ऐसी रिपोर्टें आपने देखी हैं, पेपर कटिंग में निकला था, तो उसके हिसाब से आपके मन में जिज्ञासा उभरी कि आखिर इसमें थ्रोम्बोसिस से मौत क्यों होता। कुछ लोग कहते निमोनिया से होता, कुछ लोग कहते थ्रोम्बोसिस से होता। आखिर थ्रोम्बोसिस क्या बला है, निमोनिया क्या बला है। तो देखिए मित्रों, थ्रोम्बोसिस का जो अर्थ होता है क्लॉट फॉर्मेशन, यानी खून का थक्का बन जाना। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि आदमी का जो शरीर है उसमें हार्ट है, हृदय है, जो कि खून को फ्लो करता है, गंदा खून को मंगाता है और अच्छा खून को फेंकता है। अब गंदा खून क्या होता है, वो खून जिसमें ऑक्सीजन कम हो, CO2 ज़्यादा हो, और उसको मंगाता है लंग में, उसको सफाई करता है। सफाई इन द सेंस की उसका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको सोख लेता है गंदे खून से और उसको सांस के नली से बाहर निकाल देता है। और जब आप एक्सहेल करते, जब सांस छोड़ते हैं, तो ये CO2 बाहर निकल जाता है और जो सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है और वो उस खून में डाल दिया जाता है। यानी कि लंग क्या करता है, आपके खून में ऑक्सीजन डालता है और वहाँ से CO2 निकालते जाता है। और ये जो ऑक्सीजन डाल दिया जाता है खून में, ये फिर आर्टरीज के द्वारा हर जगह पहुँचा दिया जाता है। और ये जो आर्टरीज है आपको हर जगह खून पहुँचाता है और जो है कि आप एक एक सेल में जो है कि ऑक्सीजन पहुँचता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के और बिना ग्लूकोज के आपका एक एक सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि आपका जो सेल के अंदर ग्लूकोज टूटेगा तो उसको टूटने में ऑक्सीजन चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन के आपका वो काम हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है कि ऑक्सीजन का सप्लाई अगर ब्रेन में भी चला जाए कुछ मिनट्स के लिए, तो आपका ब्रेन मर जाएगा, मतलब आपका एक एक सेल मर जाएगा। इसीलिए एक कंटिन्यूसली शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का ये तरीका, ग्लूकोज सप्लाई करने का तरीका, ये हमेशा जारी है, कंटिन्यूस। आप सो जाते लेकिन आपका ये सिस्टम नहीं सोता, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। अब क्या है कि इसमें गड़बड़ी आने लगता है कि जो खून
और जो खून में जो दौड़ता है आपका, ये जो 5-6 लीटर खून है आपके शरीर में, ये हमेशा दौड़ते रहता है। और यही जो है कि और ये इसमें जो सेल है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये भी टूटते रहता है, फिर नया बनते रहता है और ये सिलसिला चलते रहता है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो खून है ये ऑक्सीजन कैरी करता है, इसमें खासकर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो आरबीसी में है, वो जो कैरी करता है आपका मतलब कि हर जगह ऑक्सीजन को। तो ये आपको जमता नहीं है ये खून अगर जम जाए तो ये थ्रोम्बस बना देगा, क्लॉट बना देगा, तो फिर आपको दिक्कत होने लगे। लेकिन शरीर में क्लॉट वैसे भी बनता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में एबनॉर्मली बनने लगता है तो आपको दिक्कत होता। नॉर्मली क्लॉटिंग भगवान क्यों दिया ये तरीका? क्योंकि क्लॉटिंग जरूरी है आपके सेहत के लिए। क्लॉटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे भी कहीं भी आपको इन्फेक्शन होता है तो ये प्राइमरी प्लेटलेट जो एक सेल होता है जो आपके शरीर में, जो आपका खून है, और खून में रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिका है, उसका WBC है, श्वेत रक्त कोशिका है। तो ये जो WBC आपको मतलब कि काम करता है, आपको इन्फेक्शन को बचाता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। लेकिन इन्फेक्शन से लड़ने वाला एक और भी चीज़ है आपके शरीर में, उसको बोलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट बेसिकली क्लॉट बनाता है। लेकिन ये क्लॉट बना करके करता क्या है कि कहीं पे अगर इन्फेक्शन चला जाए तो इन्फेक्शन को एक जगह, एक तो वो खुद भी लड़ता है इन्फेक्शन से, उसको एनगल्प करता है, और दूसरा चीज़ ये करता है, ये क्लॉट बना करके उस खास हिस्से को बाकी जगह से कनेक्शन ब्रेक कर देता है, ताकि जो है कि वो हिस्सा में उसको जो भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए उसको अच्छे से डैमेज कर दे। जैसे कि एक घेरा, सुरक्षा घेरा बना लिया और चोर को एक जगह घेर के रख दिया। तो इस प्रकार से क्लॉटिंग बनने का मतलब ये होता है कि उस घेरे में जो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपके शरीर में घुसता है इन्फेक्शन कराने के लिए, तो उसको वार्ड ऑफ करता है, उसको एक जगह घेर के रखता है ताकि वो चोर और जगह डैमेज न कर दे। पुलिस आया और एक जगह उसको घेर दिया। तो इस प्रकार से समझिए। तो क्लॉटिंग आपके शरीर के लिए एक प्रोटेक्टिव चीज़ है कि उसके चलते आपका शरीर इन्फेक्शन से बचता है। और कहीं भी जैसे आपको चोट लग जाए, मान लिया आपको चोट लग जाए, छिल जाए, तो देखते हैं उसमें खून निकलने लगता है। अब अगर क्लॉटिंग नहीं हो तो क्या होगा? ये खून कंटिन्यूसली बहते रहेगा, तो आपका तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो खून खुद उसको जहाँ भी चोट लगता है वहाँ पर तुरंत प्लेटलेट आता है, और प्लेटलेट बहुत सारे प्लेटलेट को भी बुला लेता है, सिग्नल छोड़ता है, लिगेंट ऐसा छोड़ता है कि वो और भी प्लेटलेट को इकट्ठा कर लेता है, और वो सब वहाँ पर जमा होकर के, जैसे कहीं भी क्राइम घटता है तो हर जगह का पुलिस आकर के उस एरिया को सील कर देता है और वहाँ पर वो अपना तहकीकात करता है। तो उसी प्रकार से कहीं भी अगर चोट लगा तो वहाँ पर से ब्लड लीक करने लगा, तुरंत हर जगह का लोकल प्लेटलेट वहाँ पर आया, वो ऐसा कुछ सिग्नल छोड़ा कि हर जगह के प्लेटलेट को खबर पहुँच गया और सब प्लेटलेट वहाँ पर दौड़े दौड़े आया और उसको सील कर दिया। तो वो आपस में जम करके क्लॉट बना लिया और उसको सील कर दिया। तो ये जो सील करने का तरीका अगर नहीं रहे तो इंसान का बहुत सारा ब्लीड हो जाएगा और उसका हेमोरेज से उसका जान चला जाएगा। तो इसलिए ये शरीर में तरीका दिया गया है कि भाई आपका ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपको ये सिस्टम से आपको शरीर में बचा लिया जाता है। तो ये तरीका है। लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ होता है कि सपोज कीजिए कि मान ली वायरस को भी ख़त्म करना है तो उसके लिए प्लेटलेट गया, लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वायरस आ गया तो फिर आपका जो सिस्टम है, शरीर में हर चीज़ का एक सिस्टम है। जैसे अगर क्लॉटिंग का सिस्टम है तो एंटी क्लॉटिंग का भी सिस्टम है, यानी शरीर में दोनों चीज़ दिया हुआ है और ये दोनों हमेशा बैलेंस में रहता है। उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। शरीर में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है। तो हर चीज़ का एक तरीका दिया हुआ है, लेकिन एक सीमा के बाद वो तरीका फेल हो जाएगा। आप अगर अपना जीवन शैली सुधारिएगा नहीं तो वो तरीका फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपका वो सिस्टम ब्रेक कर जाएगा, फिर वो थ्रोम्बोसिस से आपको दिक्कत होने लगेगा। नॉर्मली थ्रोम्बोसिस आपको बचाने के लिए था, लेकिन अगर एक ज़रूरत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होने लगेगा तो फिर आपके लिए खतरा का सबब बन जाएगा। क्योंकि वो जो खून, जैसे कि आपको बताया कि आपका जो लंग है वहाँ पर आपको अच्छा खून आता है और गंदा खून निकलता है। तो और एक जगह है जहाँ पर अल्वेओलाई, जो कि एयर सैक बोलते हैं, आपके शरीर में करीब आपके लंग में जो लंग है, आप जो सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है। तो पहले आपका नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स में आता है, फिर लैरिंग्स में आता है, और लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में जाता है, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और वो अल्वेओलाई में जाता है। करीब करीब 40 करोड़ अल्वेओलाई होता है। तो जो अल्वेओलाई होता है चारों तरफ ब्लड वेसल से घिरा होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है
यहीं पर आपका खून का एक्सचेंज होता है और यहीं पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और CO2 उसको निकाला जाता है गंदे खून से और वहाँ पर ऑक्सीजन डाला जाता है और फिर वो डाल करके फिर वो सर्कुलेट किया जाता है शरीर में और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। तो अब आप सोचिए कि जो आपका पल्मोनरी वेन है, अगर इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए तो कितना दिक्कत हो जाएगा। फिर तो क्या होगा कि आपका गंदा खून जो है, अगर निकलने का जो रास्ता था, जो कि गंदा खून को वहाँ पर आता था, तो अब वो क्या होगा कि वो आना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। तो क्या होगा, CO2 निकल नहीं पाएगा, CO2 निकल नहीं पाएगा और अच्छा खून जाने का जो रास्ता है पल्मोनरी वेन के थ्रू वो नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि आपका ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो तरीका था, क्योंकि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं अल्वेओलाई में, तो अल्वेओलाई में लेने से खाली क्या हो जाएगा, अल्वेओलाई चारों तरफ से ब्लड वेसल से ये है और वहाँ पर खून आता है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके इसमें जाता है और CO2 आकर के इसमें आ जाता है। तो अगर जो खून का नली अल्वेओलाई को सप्लाई कर रहा है, अगर थ्रोम्बोस हो जाए तो उसके चलते क्या होगा, थ्रोम्बोस हो जाए तो क्या होगा कि वहाँ पर थक्का बन जाएगा, उसकी वजह से ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइपोक्सिया हो जाएगा और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर आपका सब चीज़ मरना शुरू कर देगा, तो आपका डेथ हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें थ्रोम्बोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बायोप्सी में ऐसा पाया गया कि बहुत सारे खून के नली में थ्रोम्बोसिस था, तो उसकी वजह से ये होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो शरीर में होम्योस्टेसिस है, अगर वो होम्योस्टेसिस गड़बड़ा जाएगा, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जो खून का थक्का बनाता है, और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि यदि क्लॉटिंग हो गया, इन्फेक्शन से लड़ लिया, अब उस क्लॉट को डिजोल्व भी होना होगा, नहीं डिजोल्व होगा। अगर कहीं पर चोट लगा वहाँ पर प्लेटलेट इकट्ठा हुआ, अब उस प्रोसेस को ख़त्म भी होना होगा। जहाँ पर प्लेटलेट आ गया, अब आ तो गया, लेकिन अगर उसको नहीं रोका जाए तो फर्दर आता ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस एरिया का बिल्कुल कनेक्शन, बिल्कुल खून का नली ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके चलते वो खून का नली जहाँ सप्लाई हो रहा था वो नहीं सप्लाई होगा, है ना। जैसे कि ये खून का नली से नीचे सप्लाई हो रहा था, यहाँ पर थक्का ज़्यादा जम गया तो क्या होगा, नीचे वाले एरिया में सप्लाई बंद हो जाएगा, तो यह नेक्रोसिस होने लगेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कहीं भी थ्रोम्बोसिस अगर शुरू होता है तो जब तक जिस इन्फेक्शन को मारने के लिए या फिर जहाँ पर भी चोट लगा उसको घाव भरने के लिए थ्रोम्बोसिस शुरू हुआ, तो एक सीमा के बाद फिर उसको एंटी प्रोसेस भी शरीर में शुरू हो जाता है, यानी एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी भी शरीर में शुरू हो गया। अब क्या किया, उसको वो फिर फर्दर एक जगह, अब जितना चोट लगा था, डैमेज हुआ था ब्लड वेसल्स, उतना लीक किया था, उतना भर गया। अब क्या है, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी भी शुरू हो गया, यानी कि अब जो फर्दर प्लेटलेट वहाँ पर आना रुक जाएगा। तो ये सब शरीर में बना हुआ है, बैलेंस और काउंटर बैलेंस, ये सब बना हुआ है, लेकिन ये गड़बड़ा जाएगा अगर आप अपना जीवन शैली मेंटेन नहीं कीजिएगा। तो ये जो है आप ये समझिए कि योग जिसको बोलते हैं ना, योगा आप सुनते हैं कि योगा से बीमारी ठीक होता है, तो ये योग आपके शरीर में भी हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। शरीर में हमेशा जो दो चीज़ घटना हमेशा घट रहा है। अगर भगवान थ्रोम्बोसिस का चीज़ दिया तो एंटी थ्रोम्बोटिक चीज़ भी दिया आपके शरीर में, ये बैलेंस में रहना चाहिए दोनों। लेकिन ये बैलेंस जब गड़बड़ा जाता है तो फिर आपका शरीर जो है डिसबैलेंस हो जाता है और आपको बीमारी शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है अभी हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको हम कुछ और भी चीज़ फोटो दिखा दें ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। जैसे कि किसको कहेंगे ब्लड क्लॉट, जैसे कि देखिए ये जो है कि आपका, और ये जो ब्लड क्लॉट दोनों ढंग में बन सकता है। थ्रोम्बोसिस या तो आर्टरीज में होगा या तो वेन में होगा। आर्टरीज उस ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो अच्छा खून ले जाता है, यानी कि लंग यानी कि लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन डाला जाता है खून में, और डालने के बाद उसको भेज दिया जाएगा हार्ट में, और हार्ट में भेजा जाएगा और हार्ट के थ्रू हर जगह जाएगा। तो ये जो अच्छा खून जो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड खून जो हर जगह भेजा जाता है, ये आर्टरीज के द्वारा भेजा जाता है। और आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि आर्टरीज में खून का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक, आप सोचिए ना कि हृदय धड़क रहा, आपका दिमाग में भी खून पहुंच रहा है, तो उतना प्रेशर है तब तो जा रहा है। तो उसी प्रकार से वेन में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि वेन में नीचे से खून आएगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपका अच्छा खून गया आर्टरीज के द्वारा पैर में, अब पैर से गंदा खून वापस आना है। आप सोचिए, आप खड़े हैं,
है ना, ऐसे करके खड़े हैं आप मान लिया कि, और नीचे से खून यहाँ पर हृदय है, अब यहाँ से खून हृदय में आना, सोचिए कि तो ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको भगवान एक मैकेनिज्म दिए हुए है। पैर में आपके एक हृदय तो यहाँ होता है, दूसरा हृदय आपके पैर में होता है, उसको बोलते हैं काफ मसल, गैस्ट्रोनिमियस मसल। तो जब ये दबाता है, पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं उसको, तो जब आपको एक्टिविटी करते हैं पैर में, तो ये गंदा खून वापिस जैसे ही दबता है तो गंदा खून ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है। भेन में जो फ्लो होता है वो एक ही दिशा में होता है, यानी कि नीचे से ऊपर तो होगा, लेकिन ऊपर से नीचे जैसे ही खून आने लगेगा तो भाल्व जो है उल्टा हो जाएगा, जैसे कि नीचे से ऐसे भाल्व है, तो जब आप नीचे से भेजिएगा तो ये भाल्व खुल जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से खून नहीं आने देगा क्योंकि भाल्व फिर ब्लॉक हो जाएगा। ऊपर से खून नहीं आने, तो नीचे से खून जाएगा लेकिन ऊपर से नहीं आएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है भेन में। तो जो आदमी सेडेंटरी लाइफ बिताएंगे उनका क्या होगा कि वो जो है कि फ्लो कम हो जाएगा उनका, तो उससे केस में क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा। तो आप जानिए कि थ्रोम्बोसिस दोनों भेन में हो सकता है, या तो आर्टरीज में या तो भेन में। तो अगर आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, भेन में होता तो उसको बोलते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस। भेन और आर्टरी क्या हुआ, तो भेन उसको बोलते हैं जो गंदा खून को हृदय में लाता है, और आर्टरीज उसको बोलते हैं जो अच्छा खून यानी कि ऑक्सीजन से भरा पूरा खून को वापस ले जाता है, तो उसको हम लोग हर जगह ले जाता है, उसको बोलते हैं आर्टरीज। तो थ्रोम्बस दोनों प्रकार के खून की नली में बन सकता है। तो जो है कि अगर भेन में थ्रोम्बस बनेगा तो गंदा खून नहीं आ पाएगा, उसके चलते एंगोरमेंट हो जाएगा। जैसे पैर के फेमोरल भेन में अगर थ्रोम्बस हो गया तो क्या होगा, गंदा खून जो है कि नहीं आ पाएगा, उसकी वजह से पैर में सूजन होने लगेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, उसकी वजह से पैर में सूजन हो जाएगा, कंजेशन होने लगेगा, और वहाँ पर जो है कि बहुत सारा थ्रोम्बोसिस होने की वजह से कभी कभी कोई हिस्सा मरने भी लगेगा, नेक्रोसिस भी होने लगेगा। तो थ्रोम्बस दिखता कैसे है वो आप देखिए, ये खून की नली में देखिए, ये जो है खून का थक्का जमने लगा, ये देख रहे हैं आप, ये खून का नली है, उसमें जो देखिए थक्का जमना शुरू हो गया, ये देखिए, और यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होने लगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, जो आप देख रहे हैं। और इसी ढंग से ये देखिए खून की नली में थक्का जमने लगा, और ये पैर में वैसे ही थ्रोम्बोसिस हुआ, देखिए काला पड़ गया आपको, है ना, पैर जो है काला पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए पैर में भी कुछ कुछ उसका लक्षण पता चलेगा आपको, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो भेन डायलेट कर जाएगा। तो ये जो है दिमाग के भेन में अगर थ्रोम्बस हो गया कैफोंडल थ्रोम्बोसिस में, तो देखिए इस प्रकार से दिखेगा सीटी स्कैन में, पूरा ब्लैक है, यहाँ पर जो वाइटिस दिख रहा है, तो इस भेन में थ्रोम्बोसिस है। पैर में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए तो देखिए कैसा दिखने लगता है, पूरा लाल हो जाता है, ये वाला नॉर्मल कलर का, ये देखिए पूरा लाल है, सूजन है इसमें। तो ये देखिए पैर में सूजन आने लगा, दबाने पर जो है कि ये होने लगा, आपको ये दिख रहा है। तो ये जो है आपको ये दिख रहा है थ्रोम्बोसिस। तो ये देख रहे हैं भेन में थ्रोम्बोसिस हो गया, जो आपको दिख रहा है, तो कलर ड्रॉपलर में ये आपको दिखेगा। तो ये जो है जो आप देख रहे हैं यही थ्रोम्बस बन गया। तो ये कभी कभी ये प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत करने लगेगा, क्योंकि ये जो है आप देखिए यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया इस भेन में, फेमोरल भेन में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर थ्रोम्बस ऐसे करके बन गया, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। यानी कि अगर खून के नली में जैसे गंदा खून यहाँ से ला रहा है और ला के इन्फीरियर वेना कवा ये जा करके जा रहा है हार्ट में, और इस हार्ट क्या करता है, गंदा खून को लंग में भेज दे रहा है, लंग में फिर वहाँ से CO2 निकाल दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है, और उसमें ऑक्सीजन भर के फिर हार्ट में भेजा जा रहा है, और हार्ट उसको हर जगह सप्लाई कर रहा है। तो यही हार्ट बीट के साथ ये चलता रहता है। उसी ढंग से ये देखिए यहाँ भी ये आपको सैफनस वेन में जो है कि आपको क्लॉट बन गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये थ्रोम्बोसिस आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि ये थ्रोम्बोसिस क्यों होता है लंग में। देखिए आपको लंग में अगर थ्रोम्बोसिस होगा तो कैसा पिक्चर दिखेगा वो आप देखिए। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये आपको लंग में थ्रोम्बोसिस होने लगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का है ये वेन है, तो आप देखिए ये थ्रोम्बोसिस होने लगता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो हम अभी आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और बचने का क्या उपाय है। वैसे तो किताब खोल के पढ़िएगा तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा विज्ञान एक एक चीज़ मोलिकुलर लेवल तक आपको बताने लगेगा, तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा, फिर मोटा मोटी पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होगा। तो ये देखिए आप देख रहे हैं खून की नली में ये थ्रोम्बोसिस शुरू हो गया। अब ये थ्रोम्बस कभी कभी क्या होगा कि खून की नली से हर जगह फेंक भी दिया जाएगा। तो अगर ये इतना बड़ा थ्रोम्बस का गोला है, अभी फेंक दिया जाएगा, आर्टरीज में होगा तो क्या होगा, एम्बोलाई बन जाएगा, उसको बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो दिमाग में अगर एम्बोलाई गया तो आपको जो पिक्चर दिखाए थे वैसा पिक्चर आने लगेगा, है ना।
तो वैसा पिक्चर आने लगेगा, तो आपको ये होने लगेगा जो आपको CT स्कैन में आपको वो दिखेगा, है ना। तो ये जो आपको देखेगी CT स्कैन में आपको इस प्रकार का वो इन्फाक्ट दिखेगा, वहाँ पर बोलेगा डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको लकवा मार दिया, आपको इन्फाक्ट हो गया ब्रेन में, जो कि वो क्लॉट जाके वहाँ ब्लॉक कर दिया। हार्ट में अगर क्लॉट जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अब हम आपको फ़ोटो दिखाने के बाद थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि थ्रोम्बोसिस किसको कहते और ये क्यों होता। अब देखिए इसमें डॉक्टर आपको कलर डॉपलर कराएंगे। ये देखिए आपको कलर डॉपलर में इस प्रकार का इमेज आएगा कि देखिए आपको खून का नली में डॉक्टर बताएंगे कि देखिए आपको यहाँ पर थक्का जमा हुआ है, तो ऐसे करके आपको दिखाएंगे। तो ये आपको अलग अलग खून के नली में आपको कलर ड्रॉपलर जांच होता है, तो आपको बताया जाएगा कि देखिए आपको खून के नली में थक्का जमा हुआ है। तो इस प्रकार का देखिए खून का नली ब्लॉकेज आपको दिखेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो भगवान प्रोसेस दिया है जिसमें खून का नली थक्का जमता है और खून का नली थक्का को ख़त्म भी किए करता है, ये बैलेंस कैसे गड़बड़ाता है, तो वो समझने के लिए आपको अभी हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, और अगर वो समझ जाइएगा तो बचने के लिए क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी, दूसरी बात उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी आदमी को अगर थ्रोम्बोसिस हुआ तो ये मत सोचिए कि उसको खाली थ्रोम्बोसिस हुआ, उसको और भी चीज़ हुआ होगा, क्योंकि जिस कंटिन्यूअस प्रोसेस के चलते वो हुआ, उस प्रोसेस में उसको और भी घटनाएं घटा होगा। तो वो क्यों होता है वो भी आपको समझा रहे हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा समझने में, आराम से समझिए। थोड़ा वीडियो लंबा होता है हमारा, क्योंकि जब पूरी बात सुनिएगा थोड़ा समय लगेगा। तो इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों आदमी बीमार पड़ेगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना है, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना है, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। यानी थ्रोम्बोसिस क्यों हुआ कोरोना में, क्योंकि उसका भोजन गलत था। भोजन अगर सही रहता तो उसको कोरोना का इतना सीवियर निमोनिया या फिर थ्रोम्बोसिस नहीं होता। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपना ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद के चलते उसको बीमारी हुआ, अपनी गलती से बीमारी हुआ। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिया गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर, ब्रेन हेमरेज हो कि थ्रोम्बोसिस हो, ये निमोनिया हो कि कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर अगर कोई भी बीमारी खत्म करना हो, बंद एक ही चीज़ करना होगा, वो है चीनी। अगर इंसान चीनी खाना छोड़ दे तो इस धरती का सब बीमारियाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब इंसान उतना मेहनत नहीं करता। अब आदमी हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। तो बीमारी हो अथवा ना हो, ये सब खाना अब मनुष्य जाति को नहीं खाना चाहिए। तो ये सब भोजन में क्या बुराई है? ये सब भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो ये भोजन भगवान क्यों बनाया था?
ये उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, ये उस आदमी का खाना है। तो जो आदमी केवल 2 ही घंटा जिम करेगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे 5-10 मिनट में, लेकिन उससे पहले सुनिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। अगर आपका रोज का खर्चा 2000 कैलोरी है, आप रोज खाइएगा 4000 कैलोरी, तो ये जो 2-2000 कैलोरी रोज एक्स्ट्रा घुसाइएगा शरीर में, तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब उससे निर्मित करेगा, तो एलर्जी का अलग अलग रोग आने, तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाया उसका 4 व्यंजन होगा, या तो उसको खा के जला दीजिए बीमारी नहीं होगा, खाए और खर्च नहीं किए तो एक्स्ट्रा चीनी को या तो शरीर चर्बी बना के डैमेज करेगा, या तो तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज करेगा। अगर आप रोज 10 रोटी खाते हैं, 4 गो आलू खाते हैं, 5 गो मीठा फल खाते हैं, दूध खाते हैं, मैदा खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो ये सब के बदले तो आपको 30,000 कदम रोज चलना चाहिए। लेकिन ये सब खा के आप केवल 2,000 कदम रोज चलते, तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? अच्छे, एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा। आप ऐसा गलती सालों साल करते चले गए तो शरीर एक दिन जवाब दे देगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी या तो तेजाब, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चला जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून के नली में जमा हो जाए, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए, सेरेब्रल आर्टरीज में, तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन से हो जाएगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस पर दबाव पड़ेगा तो नस का झिनझिनी शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा, लीवर में जम जाए तो लीवर उड़ेगा, यानी प्रोस्टेट में जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। ये मोबाइल में 12 GB रैम था, रोज हम वीडियो डाउनलोड किए तो क्या होगा? 11.99 GB भर जाएगा तो ये हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बनेगा। वो बोलेगी किचन खाली करो, हमको एक एकांत में खाना बना दे दो। तो जैसे उस महिला को एकांत चाहिए, शरीर के हर अंग को भी एकांत चाहिए। लेकिन आप ये क्या कर क्या रहे हैं? आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप रोज खाते हैं 3-3 हज़ार कैलोरी। बात खाली कैलोरी का नहीं है, आपको सब कुछ बराबर लेना होगा। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ इक्वल अमाउंट लेना होगा। आप पता चला आप खाली 90% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो अगर आप इक्वल कैलोरी भी खाइएगा तो भी बीमारी हो जाएगा। तो आप जो बेतरतीब खाना शुरू किया और रोज नहीं टहलना शुरू किए, हर चीज़ मशीन के चलते करने लगे, आपको लगा हम तो बहुत अमीर हैं, हमको चलने की क्या जरूरत है, हम तो खाली घर में बैठ करके टीवी देखेंगे, तो उसमें तो बीमारी धर लेगा आपको। आप सोचिएगा एयर कंडीशन में बैठ के खाली ऑनलाइन काम करेंगे तो गड्ढे में गिर जाइएगा, क्योंकि शरीर इस चीज़ को नहीं जानता कि आप बिल गेट्स हैं कि बेफ जोसेफ हैं। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर एक ही चीज़ जानता, कितना कैलोरी घुसाए और कितना निकाले।
एक आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? उसका भी कैलोरी खर्च है। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करता तो भी उसको कम से कम 1400 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उतना तो ऐसे भी चाहिए। एक 15 साल के आदमी को करीब करीब 40 किलो कैलोरी जो है कि पर किलोग्राम बॉडी वेट आपको उसको रोज कैलोरी चाहिए। यानी एक अगर आदमी कोई 60 किलो का है तो उसको समझिए तो 1400 किलो कैलोरी रोज चाहिए। उतना तो वैसे भी चाहिए क्योंकि हृदय धड़क रहा है 1 लाख बार रोज। आप सो भी जाते, हृदय धड़कते रहता, दिमाग काम करते रहता, लंग काम करते रहता, आपका लीवर किडनी काम करते रहता, इसलिए आपको 1400 कैलोरी तो खर्च होगा ही, चाहे आप खाली बैठे क्यों न रहिए। लेकिन अगर आप कोई आदमी 1 घंटा रोज टहलता है तो 1 घंटा चलने में उसको खर्च होगा करीब करीब 300 कैलोरी। अगर कोई आदमी आज विश्व साइकिल दिवस है, 1 घंटा साइकिल चलाइएगा तो आपको 500 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा कोई जिम करे तो वही 300-400 कैलोरी खर्च होगा। तो अगर कोई आदमी 1 घंटा समझिए साइकिल भी चलाया, 1 घंटा जो है कि और घर में झाड़ू पोछा बर्तन और ऑफिस में भी काम किया, तो अगर झाड़ू पोछा बर्तन ऑफिस का काम कीजिएगा तो एक दिन भर में आपको 200 कैलोरी मैक्सिमम खर्च होगा। तो आप जोड़ लीजिए, तो दिन भर में 200 कैलोरी प्लस 1 घंटा साइकिल चलाए तो 300 कैलोरी और जोड़ लीजिए। 1 घंटा साइकिल चलाने में 500 कैलोरी, या फिर 1 घंटा पैदल चले आप तो 300 कैलोरी प्लस 200 कैलोरी तो कितना हो गया 500 और प्लस 1500 तो वैसे खर्चा था 1400। तो आप जोड़ लीजिए, यानी 1900 से 2000 कैलोरी आपका खर्च हुआ। कब? जबकि आप रोज 1 घंटा टहले, तब जबकि रोज आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना वो भी किए, तब जा करके आपको केवल 2000 कैलोरी का खर्चा है। लेकिन अगर आपको कोई भी बीमारी धरा है, चाहे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी क्यों ना हो, थ्रोम्बोसिस क्यों ना हो, कोरोना का निमोनिया क्यों ना हो, तो ये बात मान लीजिए कि आप बहुत दिनों तक यानी 5 महीना 6 महीना तक आप 3-3 हज़ार कैलोरी खाए हैं, यानी कि आपका जितना खर्चा था उससे आप जरूर 1000-1500 कैलोरी ज़्यादा खाए हैं। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, आप रोज के रोज खाते जाइएगा तो जो है कि एक दिन तो पाप का घड़ा भरेगा और आपको बीमारी होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर का जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ाएगा, तो आपको लीजन के रूप में परिचित होगा। तो एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी बनेगा या तो तेजाब बनेगा, तो जहाँ तहाँ छिड़के जाएगा। तो चर्बी बनेगा, आप मोटा के धौंस होइएगा तो निकला, उससे कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन चर्बी जमने से आपको बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड का बीमारी पकड़ा, हार्ट अटैक पकड़ा, लकवा पकड़ा और मानसिक रोग पकड़ा, बेचैनी घबराहट पकड़ा, एंजाइटी डिप्रेशन पकड़ा और मासिक का गड़बड़ी, अगर महिला है तो मासिक गड़बड़ी पकड़ा, पुरुष हैं तो नपुंसकता पकड़ा, धात का समस्या पकड़ा और प्रोस्टेट का गड़बड़ी पकड़ा। ये तो चर्बी जमने से हुआ, पथरी चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी पथरी बन गया, ये तो हो गया चर्बी जमने से हुआ। लेकिन यानी कि रोज आप 10 रोटी खाए, रोज 4 गो आलू खाए, रोज 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, तो इसके बदले आपको जो 30,000 कदम चलना था आप चले केवल 2000 कदम। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, और अहंकारी व्यक्ति तो अपना भोजन बदलता नहीं, जम के खाते गया और दवा खोज रहा है कि भाई चलो काढ़ा पी के ठीक हो जाएगा। ऐसा आदमी आयुर्वेद में भी ठीक नहीं होगा, एलोपैथ में भी ठीक नहीं होगा, और कोई रामदेव वाला नौटंकी करने से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तो जम के भोग विलासी व्यक्ति है, तो वो कहाँ से ठीक होगा? क्योंकि योग कहता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सबसे पहले यम नियम का पालन करना होगा, जितना घुसाया उतना निकालना होगा, और अगर तोंद बनाए हुए हैं तो रोज टहल के उसको खत्म करना होगा। तो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी बना दिए तो आपका वजन बढ़ा, आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 21 से 25 के बीच में, आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया 30, तो उसके चलते चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी हुआ हम समझा दिए, है ना। हार्ट अटैक, लकवा भी हुआ और लीवर किडनी भी फेल हुआ, तो ये एक नुकसान हुआ। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। आप बोलेंगे सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं। एक आदमी को आज की दुनिया में इतना ही मेहनत एक आदमी करता कि 3 रोटी ज़्यादा उसको खाना ही नहीं चाहिए, और कोई आदमी 10 रोटी खा रहा है, उसको समझ लीजिए बीमारी हो जाएगा, पक्का बीमारी हो जाएगा। तो चर्बी जमने से बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, हार्ट अटैक, लकवा पकड़ा, लीवर किडनी फेल हुआ। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाएगा, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। अब किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है डीएनए डैमेज, किताब में लिखा हुआ फ्री रेडिकल डैमेज। हम उसको कहते एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब बनाता, क्योंकि उसका सबका काम तेजाब जैसा होता। अगर तेजाब सांस की नली में गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। अल्वेओलाई को छील देगा तो चलते निमोनिया हो जाएगा, या फिर ब्रोंकाई को छीलेगा तो दमा हो जाएगा, अस्थमा। दिमाग के में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया जॉन्डिस, जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपित्ती, छाही,
पिंपल करा देगा, उजला काला दाग करा देगा। मुंह के चमड़े में तेजाब गया तो मुंह का छाला करा देगा। पेशाब के चमड़े में तेजाब गया तो पेशाब के रास्ते का छाला करा देगा। या महिलाओं में पेशाब के रास्ते के गर्भाशय के मुंह के पास तेजाब चला गया तो वो जो है कि ल्यूकोरिया का समस्या करा देगा। और वैसे महिला का जो है कि नीचे वाले एरिया से हमेशा स्राव होते रहेगा क्योंकि वहाँ पर तेजाब चला गया, सर्वाइकल इरोजन करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। और वो तेजाब अगर खून की नली में गया तो वो तेजाब थ्रोम्बोसिस भी करा देगा, वो तेजाब थ्रोम्बोसिस भी करा देगा। तो ये चीज़ है। और तो इसलिए थ्रोम्बोसिस भी क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब बनाया। और सब का सब चीनी शरीर तेजाब और चर्बी ही नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को, यानी आप रोज जो 10 रोटी खाए, रोज 5 गो आलू खाए, रोज आधा किलो दूध पिए, गुड़ शहद चीनी खाए, तो इसके बदले आपको 30,000 कदम कम से कम चलना चाहिए। लेकिन आप केवल 2,000 कदम चल के इसको खाए तो आप खाली मोटा के धौंसी नहीं हुए, बल्कि अपने शरीर में अच्छा खासा तेजाब बना लिए, अपने शरीर में चर्बी जमने से बीमारी पैदा कर लिए। और कुछ चीनी को शरीर क्या करेगा, एक तीसरा नुकसान भी सुन लीजिए। ये 2 नुकसान तो हमें किया चर्बी और तेजाब से। तेजाब जमने से बीपी, तेजाब जमने से क्या क्या बीमारी पकड़ा, दमा पकड़ा, गठिया पकड़ा, निमोनिया पकड़ा, अस्थमा पकड़ा, और थ्रोम्बोसिस पकड़ा, और कैंसर पकड़ा, और जॉन्डिस पकड़ा। ये सब तेजाब जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी और तेजाब नहीं, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़कता। उन्हीं जहां तहां वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, यानी ऐसा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा म्यूकर माइकोसिस फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरेबा तो चिटिया लाग बेकरी। अगर आपके खून के नली में ज़्यादा चीनी छिड़का जाए तो ऐसा वहाँ पर इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरेबा तो चिटिया लाग बेकरी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहेगा। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम रोज का रोज टॉयलेट के नाम पर सवेरे सवेरे लोग चल लिया करता था गांव में, वो कहानी भी खत्म है। तो इसीलिए बंद कर दीजिए। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खाते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? ऐसा भोजन जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो, फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मेहनत कम करते, बुद्धिजीवी का जीवन जीते, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर
मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, लेकिन चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली कभी भूल के भी नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का, ना केवल ये थ्रोम्बोसिस का बीमारी तंग करेगा, ना केवल ये कोरोना का निमोनिया तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निठारना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी, हम जो 1 लाख मरीज देखे, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम 1 लाख मरीज के अनुभव से ये सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता, 6 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट और कैलोरी का भोजन करने से होता है, तो इसलिए बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। नंबर 2, कम फाइबर और कम प्रोटीन का भोजन करने से बीमारी होता है, तो दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना के मूंग खाइए, हरा सब्जी जम के खाइए, और 2 घंटा भी रोज कम से कम नहीं टहलने से बीमारी होता है, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, और कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है, क्योंकि धूप से बीमारी विटामिन डी तैयार होता है, तो कम से कम आधा घंटा जरूर धूप में टहलिए, और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता है, तो 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है, और वर्तमान में जीवन जीने नहीं जीने से बीमारी होता है। मानसिक रोग का एक कारण वर्तमान में जीवन नहीं जीना। हमेशा याद रखिए, दुख हमेशा भविष्य में होता, वर्तमान में जो जीवन जीता उसको कभी दुख नहीं होता, क्योंकि आपका कंट्रोल केवल वर्तमान में है। हमको कैंसर हो गया, लेकिन वो सोच करके कि हम मर जाएंगे, हम दुखी हो रहे हैं। तो कोई भी आदमी मरता है भविष्य में, वर्तमान में कोई नहीं मरता। तो कैंसर हो गया तो हमको क्यों दुखी हैं? तो जो है कि इस ढंग से, और वर्तमान में जीवन नहीं जीने से बीमारी होता है, और अपना ज्ञान नहीं होने से भी बीमारी होता है। आत्मज्ञान जरूरी है कि हम क्या हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें एक छोटा पृथ्वी, और उसमें एक छोटा ये सूर्य का गैलेक्सी जिसमें हम हैं, और उसमें एक छोटा ग्रह है पृथ्वी, और उस एक छोटे से ग्रह में हम जो इतना बड़ा अहंकारी आदमी हैं, उस अहंकार से बीमारी होता है। आई मतलब इलनेस, इस बात को याद रखिएगा। तो इसीलिए यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को, यही 6 कारण है कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस क्षोभों को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि जब और ज़्यादा अंदर जाके देखिएगा तो ये चारों चीज़ में भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो भगवान सब कुछ इनबिल्ट डॉक्टर बना के भेजा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अब आइए, ये तो समझ में, मोटा मोटी समझ में आ गया कि होलिस्टिक हेल्थ फिलोसफी जो हम डेवलप किए, इतना मरीज देख के ये समझ में आ गया। तो अब जानिए कि काहे किसी को थ्रोम्बोसिस होता है, क्योंकि कोई आदमी जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाया रहता, तो उसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी भी, पथरी भी होता, और साथ साथ अभी अचानक उसको बुखार लगा तो भयंकर उसको निमोनिया हो गया, और वो डॉक्टर के पास गया, पता चला उसका D डायमर जांच कराया और वो उसका बढ़ा हुआ है, बोला आपको थ्रोम्बोसिस हो गया।
तो उसके लिए दवा क्या दिया, कलेक्शन करके इंजेक्शन आता है, लो मोलिकुलर हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन एक पॉलीसेकेराइड है, यानी स्टार्च है। हेपेरिन क्या है, स्टार्च है जो कि खून को थक्का बनने से रोकता है। तो जो नॉर्मल नेचुरल जो हेपेरिन होता है उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो करीब 40,000 डाल्टन होता है, किलो डाल्टन। लेकिन अब जो आ गया 8,000 किलो डाल्टन का निकाला लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, वो निकाला है, तो वो आप उसका साइड इफेक्ट कम होता है, तो वही चीज़ देता है। तो उसका प्री फिल्ड सिरिंज आता है, वो प्री फिल्ड सिरिंज जो है उसमें 0.8 ml रहता है और कभी कभी 0.4 ml ही रहता है, यानी 1 ml का समझिए 40% रहेगा और प्री फिल्ड रहता है। तो और उसमें रहता है जो कि 0.4 ml में 40 मिलीग्राम रहेगा, यानी कि एवरेज एडल्ट को 40 मिलीग्राम सुबह शाम चलता है। तो 7 किलो का आदमी है, उसमें डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ है तो जो है कि हम लोग देंगे उसको एक सबक्यूटेनियस, यानी कि इसमें जो ऐसे है ना चमड़ा ऐसे करके उसमें इंजेक्शन डॉक्टर देता है, ब्लड थिनर उसको बोलते हैं। तो वो सुबह शाम अलग से चलता है जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन तो ये तो खैर डॉक्टर दवा देगा, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि आपको खाली थ्रोम्बोसिस नहीं हुआ है, आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी की पथरी भी हुआ है, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के 10 रोटी खाते थे एक दिन में, 8 को आलू खाते थे, 5 को मीठा फल खाते थे, चीनी गुड़ शहद खाते थे और टहलवे करते थे केवल आधा घंटा। तो इसके चलते आप मोटा के ध्वंस भी हो गया, शरीर में चर्बी, तेजाब और इन्फेक्शन भी पैदा हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खाया। तो ये सब बीमारी उसी के चलते आपको थ्रोम्बोसिस भी हो गया। तो अब क्या है, उसका उल्टा काम करना होगा, आपको भोजन चेंज करना होगा। अब आपको जम के दाल पीना होगा, जम के हरा सब्जी खाना होगा और रोज टहलना होगा, और रोटी केवल 3 खाना होगा। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाइए, पहले दाल पी लिए, उसका पेट में जगह कम बचा। अब हम क्या करेंगे, खीरा ककड़ी टमाटर काटेंगे, 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह, 1 प्लेट दोपहर, 1 प्लेट रात। आधा ज़्यादा पेट तो हमारा उसी से भर जाएगा। अब हम 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। तो सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें भी दाल, हाँ उसमें भी दाल पिएंगे। दाल कभी बंद नहीं होता, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल किसी भी बीमारी में बंद नहीं होता। तो जो है कि तो इस ढंग से करेंगे तो क्या होगा, 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा, आपका सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा। तो जब तेजाब गलेगा तो ये जो ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट एग्रीगेट कर जा रहा था, जो थ्रोम्बोसिस बनाता था, अब ये नहीं करेगा। जो तेजाब एक्स्ट्रा तेजाब बना था वो आपके अल्वेओलाई को भी गला रहा था, जिसके चलते निमोनिया हो रहा था, वो भी होना बंद हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जाम हुआ था, तो ये चर्बी खून की नली में भी जमा हुआ था, उसके चलते एथेरोस्क्लेरोसिस भी हुआ था। और ये जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो उसके चलते भी इन्फ्लेमेशन होगा, उसके चलते भी थ्रोम्बोसिस होगा, तो वो सब होना बंद हो जाएगा। तो ये ठीक हो जाएगा। यानी जिस कारण से आपको बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी हुआ, उसी कारण से थ्रोम्बोसिस हुआ। तो इसीलिए यदि उसको ठीक कर दीजिएगा तो फिर ये सब बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको बोले, अगर आपको कोई पूछता है, कोई बोलता है कि देखो नहीं यार हमको बीमारी हो गया, आप उसको तुरंत बोलिएगा अरे तुमको कौन सा बीमारी हो यार। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है देखो नहीं यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। अगर गलती से पूछ दिए कि अरे कौन सा स्वस्थ हो, तो आपको पागल समझेगा कि अरे मूर्ख पूछता है कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। मनुष्य भले अनंत हो, परमात्मा तो एक ही है। धर्म भले अनंत हो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो अगर हम जो है कि स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। ये अलग अलग बीमारी को ठीक करने का अलग अलग पैथी भले अनंत हो, लेकिन बीमारी का कारण तो एक ही है, याद रखिए। इसलिए बीमारी को ठीक करने का तरीका भी एक ही है। अगर अंदर में जाके देखिएगा तो तरीका भी वही है। आप कोई बोलेगा योगा करो, हम बोलेंगे एक्सरसाइज करो, बात बराबर है, कैलोरी निकालना है, कोई बोलेगा नहीं हम डांस करो, कोई बात नहीं डांस करो, 1 घंटा डांस कीजिए, उसमें 500 कैलोरी चलेगा। तो कोई बोलेगा हम डांस थेरापी दे रहे हैं, वो नाम बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ तो वही है। कैलोरी जलाना, कितना घुसाए और कितना निकाले, और प्रोटीन, फाइबर, फैट
ये सब कुछ इक्वल अमाउंट में लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम होता है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम होता है दिमाग और नस मजबूत करना, सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करना, हार्मोन को मेंटेन रखना, और जो है कि फाइबर का काम होता है आंत को मजबूत करना। तो आपको ये सब कुछ बैलेंस में खाना होगा। जैसे मान लिया कि कोई आदमी का अगर जैसे बताया कि रोज़ 2-1 घंटा टहलता भी है और घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी कोई महिला करती है, 1 घंटा टहलती भी है, तो उसका खर्चा हो जाएगा टोटल 2000 कैलोरी एक दिन में। अब अगर सोचिए कि वो महिला जो है 2000 कैलोरी, वो बोलेगी देखिए ना 200 कैलोरी का एक कैन है कोका कोला का, ऐसा करते हैं 10 को हम कोका कोला का कैन पी लेते हैं, तब तो हमारा 2000 कैलोरी हो जाएगा। नहीं, इस ढंग से खाली कैलोरी मिलाने से नहीं होगा, आपको ओवरऑल कैलोरी 2000 कैलोरी लेना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना है कि उसमें से जो प्योर कार्बोहाइड्रेट होगा वो केवल 30% होगा, और उतना ही अमाउंट में नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट यानी कि फाइबर भी होना चाहिए। यानी 30% कार्बोहाइड्रेट और 30% फाइबर वो ले लिए। यानी फाइबर कहाँ से मिलेगा? फाइबर लेने के लिए मीठा फल मत खाइए, क्योंकि मीठा फल में अच्छा खासा फ्रुक्टोज भी मिल जाएगा। फाइबर लेने के लिए खीरा, ककड़ी, टमाटर वो जम के खाइए, वो जम के खाइए, और दाल जम के पीजिए, दाल में भी फाइबर मिलेगा, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और वो जम के खाइए, और जो है उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा। लेकिन एनिमल सोर्स से प्रोटीन मत लीजिए, क्योंकि एनिमल सोर्स से अगर प्रोटीन लीजिएगा तो उसमें ग्लाइकोजन नामक चीनी भी मिलेगा एनिमल के प्रोटीन में के साथ, और आपको फैट भी मिलेगा, लेकिन फाइबर 0 मिलेगा एनिमल प्रोटीन में। इसीलिए आप दाल वाला प्रोटीन लीजिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो जब टहलिएगा तो सारा चर्बी गलेगा और सारा तेजाब गलेगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी आदमी को थ्रोम्बोसिस होता तो एक ही कारण से नहीं होता, बहुत सारा कारण से होता। अब देखिए थ्रोम्बोसिस क्यों होगा, कहीं खून में थक्का क्यों जमेगा? एक तो बताया कि चोट लगा तो उसको भरने के लिए जमा, इन्फेक्शन हुआ भरने के लिए जमा, लेकिन आपको ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ ही क्यों? क्योंकि आप जम के चीनी खाए, और वो चीनी गिराए तो चीटी लगा। जब ज़्यादा चीनी खाए तो आपके शरीर में हर जगह जहाँ जहाँ चीनी छिड़का गया, तो जब ज़्यादा चीनी छिड़का जाएगा इन्फेक्शन ज़्यादा आ गया आपके शरीर में, इन्फेक्शन ज़्यादा आ गया तो फिर जो है कि लड़ाई शुरू हो गया इन्फेक्शन और इसके बीच में, तो थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो गया। और जब ज़्यादा चीनी खाते थे तो कुछ चीनी शरीर तेजाब भी बनाया था, उसके चलते भी थ्रोम्बोसिस हुआ। वो तेजाब जो है कि उसको गलाना शुरू किया खून के नली को। तो आप जानते हैं जब ज़्यादा आपके खून में ज़्यादा तेजाब बन जाएगा तो आपके एंडोथेलियम को डैमेज करेगा। और मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर एंडोथेलियम डैमेज हो जाए, एंडोथेलियम मतलब खून का नली का जो अंदर वाला हिस्सा है, जो अंदर, जैसे खून का नली हो गया और ये इसी खून के नली से खून बह रहा है मान लिया कि, तो जो अंदर वाला लेयर हो गया, ये जो अंदर वाला लेयर हो गया इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ये जो एंडोथेलियम अगर जो तेजाब आएगा तो एंडोथेलियम को डैमेज करेगा, तो ये जो डैमेज हो जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट वहाँ पर जाने लगेगा, और जाने लगेगा तो वहाँ पर थक्का जम जाएगा। अब ये तो जो अब एक्स्ट्रा चीनी खाया था उसके चलते शरीर में चर्बी भी बना था, वो भी खून के नली को संकरा किया था, तो कुछ फैट आ गया, कुछ आपका प्लेटलेट आ गया, और ये सब मिलजुल करके बनाया, वहाँ पर इन्फेक्शन भी आ गया, क्योंकि अब और इन्फेक्शन आ गया क्योंकि जम के चीनी खाते थे। तो अल्टीमेटली अगर जड़ पकड़ना हो तो क्या पकड़ना होगा? भोजन। शरीर किससे बना है? भोजन से। तो कोई भी बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। तो आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता होगा खेत में, और आप 1 घंटा जो खाली हम बैठ के प्रवचन दें, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक महिला जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे और एक महिला जो मनरेगा में 8 घंटा सर पर ईंटा ढोए, ये दोनों का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम इन दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों महिला गड्ढे में गिरेगी। तो इसीलिए इस बात को अगर समझ गए तो समझिए कि आपको समझ में आ गया। फिर आपको कोई डॉक्टर आपको कभी ठग नहीं पाएगा, आपको सब समझ में पता रहेगा कि आखिर हम बीमार क्यों पड़े। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप बहानेबाजी शुरू कर दीजिएगा कि नहीं फलानवा के चलते हमको कोरोना हुआ, तो फिर आपने मूल चीज़ को आप दूर नहीं कर पाइएगा। तो नहीं दूर कर पाइएगा तो फिर आप सोचिएगा हर चीज़ दवाइए कर दे, तो इससे थोड़ी होगा, हर चीज़ दवा थोड़ी करेगा। और दूसरी बात, अगर आपको थ्रोम्बोसिस भी हुआ तो आप ये जान लीजिए कि आपको खाली थ्रोम्बोसिस नहीं हुआ होगा। अगर आप जांच कराइएगा तो डर जाइएगा, कम से कम 5 से 10 गड़बड़ी शरीर में निकलेगा। तो जांच कराइएगा, क्योंकि चर्बी भी जमा हुआ होगा एक्स्ट्रा कैलोरी से, तेजाब भी जमा हुआ होगा, और वो तेजाब खाली खून के नली में थ्रोम्बोसिस से नहीं कराया होगा, वो तेजाब लीवर, किडनी और चीज़ को भी डैमेज किया होगा। तो जब जांच कराइएगा तो चूँकि शरीर सब जुड़ा हुआ है, अब आप लीवर अलग कर दें, किडनी अलग कर दें, दिमाग अलग कर दें, तो इसका कोई अलग से वजूद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लेकिन शरीर में मिलजुल कर इकट्ठे काम करता है। उसी प्रकार से यदि किसी को थ्रोम्बोसिस हुआ तो खाली थ्रोम्बोसिस नहीं हुआ होगा, उसको पूरा जांच कराना चाहिए। पूरा जांच में क्या होगा? CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, लिपिड प्रोफाइल, CRP, ASO, ANA, VDRL, RA फैक्टर, बिडाल टेस्ट,
और जो है कि आपका जो है कि कार्सिनोजेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, विटामिन डी लेवल, विटामिन बी12 लेवल, IgE लेवल, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6 लेवल, और जो है कि टॉर्च टेस्ट, उसके बाद वायरल मार्कर, उसके अलावा जो है कि ये IgE लेवल, HbA1c, ब्लड शुगर, फास्टिंग बीपी, इंसुलिन फास्टिंग बीपी। जब ये पूरा जांच, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन, जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा, तब आपका माथा फिरेगा, अरे बाप रे बाप, हमको तो लगा एक की बीमारी है, अरे बाप ये तो और भी बीमारी है। तो बोले सर ब्लड प्रेशर भी था सर, चीनी भी था सर, तो वो दवाइयाँ तो हम खा ही रहे थे सर। अरे मूर्ख कहीं का, वो दवाइयाँ खा के तुम्हारा बीमारियाँ थोड़े खत्म हो गया। तो वो डॉक्टर तो आपको झूठ बोला कि बीपी का दवा जिंदगी भर चलेगा, गठिया का दवा जिंदगी भर, नहीं, आप हमारे पास भेजिए, वो बीमारी जड़ से जाएगा, वो जड़ से जाएगा। लेकिन वो जड़ से तभी जाएगा जब आप बदलने को तैयार होइएगा। आप बोलेगा नहीं हम 10 मिनट टहलेंगे, रे बाप, तब नहीं बीमारी जाएगा, तब बीमारी नहीं जाए। बोलेगा नहीं हम तो खरबपति हैं, हमारे पास पैसा का क्या दिक्कत है, हम टोसिलीजिमाब लाएंगे, फलाना माब लाएंगे, दुनिया का सब बेस्ट दवा लाएंगे, लेकिन ये सारा दवा फेल हो जाएगा अगर आप अपने भोग विलास को नहीं नियंत्रित किए तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, जब तक एक्टिविटी नहीं बढ़ाइएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। भोजन बदल दिया, एक्टिविटी बढ़ा दी, आप कुछ कीजिए, आप डांस कीजिए ना भाई, उससे क्या दिक्कत है, आप डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांस कीजिए, उसका यूट्यूब वीडियो बनाइए, डालिए, तो लोग डांस देखेगा आपका, आप स्वस्थ भी होइएगा, आपका नाम भी होगा। तो किसी भी तरीके से कैलोरी जलाइए, एक के बात है, चाहे वो जो नौटंकी बाज है, वो नौटंकी बाज वाला जाकर उसके शिविर में कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कीजिए, कैलोरी जलाना होगा, एक्टिविटी करना होगा। बिना एक्टिविटी के कैलोरी नहीं जलेगा। 1 घंटा भाषण देंगे, 1 घंटा में केवल 50 कैलोरी जलता है। 1 घंटा जो हम बोलेंगे इसमें भी कैलोरी जल रहा है, लेकिन केवल 50। 1 किलोमीटर पैदल चला है, 1 घंटा बोलना बात बराबर है, और 1 घंटा पैदल चलिएगा तो 300 कैलोरी जलेगा। तो इस बात को याद रखिए। तो इसीलिए तो कितना घुसाए हैं और कितना निकाले हैं, इतना ये हिसाब किताब मेंटेन रखिए, बीमारी नहीं होगा, और हो भी गया होगा तो वो चला जाएगा। तो थ्रोम्बोसिस इसलिए हुआ आपको क्योंकि आपके खून की नली में थक्का बनने लगा। थक्का क्यों बनता? 3 कारण होता है, उसको बोलते हैं भिरकोट्राइड। भिरकोट्राइड में ये बात हमको शुरू में बोलना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। भिरकोट्राइड जो बोलते हैं, भिरकोट्राइड में क्या होता, या तो खून का फ्लो रुक जाए, कम हो जाए। तो जब कम कब होगा, जबकि आप मेहनत कम कीजिएगा, एक जगह खाली बैठे रहिएगा। कोई मरीज जो है अस्पताल में भर्ती है तो उसका मूवमेंट तो कम हो रहा है, तो उसमें स्लगिश हो गया फ्लो, तो उसके चलते भी थ्रोम्बोसिस होने लगेगा, है ना। आप जैसे कि कोई दाल रखिए, दाल को बनाइए और उसको एक कटोरा में छोड़ दीजिए, देखिए दलवा में पानी ऊपर आ जाएगा और नीचे अतिया बैठ जाता है। उसी प्रकार से जब आपका फ्लो स्लगिश हो जाएगा, आप सेडेंट्री लाइफ बिताने लगेगा, आराम से खाली बैठे रहिएगा, शरीर को कम मूवमेंट कीजिएगा, तो आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि अगर जो है कि क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाए शरीर में, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा बनने लगे, तो जब इंसुलिन बढ़ेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर भी बढ़ जाएगा, है ना। एलर्जी जब बढ़ेगा तो वो हो गया, और जो है कि उसके चलते भी थ्रोम्बोसिस होगा। और तीसरा कारण है कि कोई जो है कि इंजुरी हो जाए, तो इंजुरी हो जाए, या प्लेटलेट के गड़बड़ी से होने लगे, प्लेटलेट ज़्यादा बन जाए तो उसमें भी होने लगेगा। तो ये सब बहुत सारा रीज़न है। तो लेकिन ये सब रीज़न पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए चूँकि ये सब में पढ़ेगा तो आपको बड़ा पढ़ते जाइएगा, अंदर ज़्यादा कंफ्यूज कर जाइएगा, आपको लगेगा डॉक्टर बाबू बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए विज्ञान का नेचर है, विज्ञान विश्लेषण करता है, वो तो और डीप जाते जाएगा, लेकिन उससे आपका हल नहीं निकलेगा। डे टू डे लाइफ में कोई हल नहीं निकलेगा। तो हल तभी निकलेगा जब दूरदृष्टि देखिएगा, फिलॉसफी, उसी से हल निकलेगा। तो वो आपके गलत भोजन से हुआ, वो भोजन सुधार दीजिएगा तो थ्रोम्बोसिस चला जाएगा। तो इसमें हम लोग दवा कैसे इलाज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मरीज को पूरा जांच कराते हैं। कोरोना भी हुआ, कुछ भी हुआ, बोलते पूरा जांच कराओ। कौन कौन जांच हम रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, हम आपको बता दिए। जब NT-DS DNA भी उसमें जोड़ लीजिएगा, पूरा जांच कराएगा मरीज का, TSH NT-TPO सब जोड़ लीजिएगा, तो वो सब जब जांच कराइएगा तो तब जो गड़बड़ी निकलता, अब हम लोग मरीज को उस सब के हिसाब से दवा देते हैं। न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, और शुरू में एंटी फंगल दे देते। अभी जो गाइडलाइन है ना, वो गाइडलाइन क्या कहता है एम्स गाइडलाइन कोविड में कि नहीं ब्लड थिनर तो दीजिए, लेकिन शुरू में एंटी फंगल नहीं दीजिए, है ना। उसके चलते भी म्यूकरमाइकोसिस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो है कि एंटी फंगल शुरू में देना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड दे दीजिएगा, उसका पहले से जम के चीनी खाए हुए है, और एंटीबायोटिक देखिए बैक्टीरिया तो मार दिए, तो बैक्टीरिया मार दिए और
उसका इम्यूनिटी भी घटा दिए तो जो एक और इन्फेक्शन और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है फंगस, वो तो बढ़ जाएगा, है ना। कि एक रोटी था, खाने वाला 4 गो था, तो अगर जो है बाकी 2 को मार दिए, 3 को, तो एक आदमी को ज़्यादा खाना मिलने लगेगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो आप हैवी एंटीबायोटिक यूज कीजिएगा और स्टेरॉइड यूज कीजिएगा, और जिसको पहले से डायबिटीज़ है तो फिर म्यूकर बढ़ ही जाएगा, है ना। तो वही म्यूकर बढ़ जाता तो जो है कि उसके वजह से जो है कि ये होता। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको जो है कि पूरा होलिस्टिकली सोचना होगा बीमारी के बारे में। तो इसमें तो पहले तो हम लोग पूरा जांच कराते, और जो गड़बड़ी आता वो हम लोग जो कोरोना में इलाज करते हैं शुरू में ही ट्राकोनाजोल चला देते, उसको आगे चल के म्यूकरमाइकोसिस कभी नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ है। तो हमारे रेजिमेंट में देखिएगा कि हमारा यूट्यूब चैनल में जाकर के, यूट्यूब में तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप हमारे फेसबुक वाले में पीछे जाके देखिएगा, तो हम कोविड पर भी गाइडलाइन जारी किए हैं कि हम क्या देते हैं, उसमें देखिएगा। तो उसमें एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, वो सब कुछ दे दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि खाली वायरस ही आएगा, खाली बैक्टीरिया या खाली फंगस आएगा, नहीं। चीनी गिरेगा तो कभी लाल चीटी, कभी उजला चीटी, कभी काला चीटी, मतलब कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा। इसीलिए आप पहले ही मान के चलिए कि वो सब आया होगा, तो आप सबके खिलाफ दवा दीजिए, तब जा करके आप होलिस्टिकली जब इलाज कीजिएगा, तब जा करके आप बीमारी से एकदम ये हो। और साथ ही साथ मरीज का भोजन भी बदलिए, उसका एक्टिविटी भी बढ़ाइए। तो अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो गया, उसको बोलिए कि आप अगर भर्ती भी हैं बेटा, तो आप मूवमेंट करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। और अगर लंग में थ्रोम्बोसिस होता है, पल्मोनरी वेन का थ्रोम्बोसिस होता है, तो उसको जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, सांस लेना रोकना छोड़ना, सांस लेना रोकना छोड़ना, ये करते रहना है ना। तो ये करते रहना, उसके चलते ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये जो है पैर को चलाने से पैर का ब्लड फ्लो बढ़ता है, थ्रोम्बोसिस नहीं होगा। तो ये सब चीज़, क्योंकि जब आप अस्पताल में 10-15 दिन भर्ती हैं, तो वैसे कैसे मूवमेंट कम रहा तो डीप थ्रोम्बोसिस होने लगेगा। इसलिए ब्लड थिनर वो चलाते रहता है जब तक आप भर्ती रहते हैं। लेकिन केवल दवा चलाने से नहीं होगा, कुछ आपको अपने भी करना होगा, हर चीज़ दवा नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया कि सब शरीर जुड़ा हुआ है, सब बीमारी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अलग अलग नज़रिए से नहीं देखना है कि ये इलाज करेगा जो है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये करेगा न्यूरोलॉजिस्ट, तो ज़्यादा जोगी मठ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे इलाज करते हैं इसमें, पहले सब जो जांच कराते हैं सबके हिसाब से दवा देते हैं। एंटीबायोटिक दीजिए, ग्राम नेगेटिव कवरेज, एंटी फंगल, एंटी वायरल जो भी देना दे दीजिए, एक एंटी एलर्जिक दे दीजिए, और एंटी प्लेटलेट दवा दे दीजिए, जैसे कि डिस्प्रिन हो गया, जैसे कि डोलोनेक्स DT हो गया, तो ये सब दवा दे दीजिए। एंटी प्लेटलेट दवा है, डायप्रेडामोल हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, ये सब दे दीजिए उसको। इकोस्प्रिन गोल्ड में जो आता है उसमें क्लोपिडोग्रेल भी है, वो सब दवा दे दीजिए। और उसके अलावे उसको जो है कि हम लोग जो है, अगर वो है तो आप चला दीजिए, नोक्सापोरिन करके आता है इंजेक्शन, एक भाई सुबह शाम करके चलेगा। मतलब एक जो प्री फिल्ड सिरिंज रहता है, मरीज एक बार सुबह मिलेगा और रात में डॉक्टर ही दे देगा उसको, है ना। सुबह शाम एक खुद भी इंजेक्शन दे सकता है, तो वो लेना है, सुबह शाम वो लेना है। और उसके अलावे जो है कि हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, इसमें स्टेरॉइड देना जरूरी है ना। तो स्टेरॉइड देते हैं लो डोज में, और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक एंड स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल तभी चलता है, और मरीज का इसी बीच में भोजन बदल देते हैं। लेकिन यहाँ तो हालत ये होता है कि मरीज भर्ती रहता है, हॉर्लिक्स कम्प्लान बोर्नवीटा पीते रहता, मरीज भर्ती रहता और जो है कि मीठे फल का जूस पीते रहता। तो एक तरह से बीमारी खत्म करता है, एक तरह से बीमारी बढ़ाता। वैसे केस में तो कभी ठीक नहीं होगा वो। तो जब जो मरीज भर्ती है ICU में और उसको थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो वैसे केस में उसको जो है कि दाल देना चाहिए, हरा सब्जी देना चाहिए, जो है ना, वो सब का सूप बना के देना चाहिए हरा सब्जी का, और उसको दाल देना चाहिए, उसको अंकुर, और अगर खा सकता है तो अंकुरी चना कुछ मूंग देना चाहिए। अंडा का पीला वाला फेंक के उजला वाला देना चाहिए 1-2 को रोज। और जो है कि उसमें दाल में ही पालक का साग, टमाटर डाल के घोटनी से घोट के छौंक के वो देना चाहिए। और जो है कि कोशिश करना चाहिए रोटी कम से कम खिलाएं, दाल ज़्यादा, और चना का सत्तू घोट के देना चाहिए। और अगर कोई मीठे फल का जूस देना भी है तो नारियल का पानी दे सकते हैं, क्योंकि नारियल के पानी में बाकी जूस के कंपेरिजन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, और ज़्यादा मात्रा में उसमें फैट भी थोड़ा बहुत है, तो वो सब दे सकते हैं। वैसे कोशिश करना चाहिए कि वो भी नहीं पिए, चना का सत्तू और दाल पी के रहे। तो ये सब चीज़ एहतियात बरतिएगा। होलिस्टिकली उसका डाइट भी चेंज कीजिएगा, उसके हाथ पैर को मूवमेंट भी कराइएगा। अगर लेटा रहता है तो उसको बोलेगा उंगली अंदर करो बाहर करो, अंदर करो बाहर करो, और पैर को बोलेगा कि ऐसे ऐसे चलाओ, एंकल से भी चलाओ, है ना। तो वो जब चलाएगा तो जो है कि जो मसल है उससे भेन उड़ेल दिया जाएगा गंदा खून को, तो स्टैग्नेशन नहीं होगा, तो उसमें जो है कि थ्रोम्बोसिस कम होगा। क्योंकि थ्रोम्बोसिस के चलते क्या हो सकता है, वो थ्रोम्बो एम्बोलाई बन सकता है। और हर जगह अगर हार्ट में चला गया, दिमाग में चला गया एम्बोलाई, तो किसी भी माइन्यूट ब्लड वेसल्स में अगर जाएगा जो है कि क्लॉट जाएगा, तो क्या होगा, वो आगे का एरिया में खून नहीं पहुंचेगा, तो आपको उस हिस्सा का ब्रेन मर जाएगा, तो लकवा मार देगा।
तो बहुत सारा मरीज देखिएगा कोरोना में हम लोग यहाँ भर्ती रहता, उसका देखिएगा कि ठीक था और अचानक उसको लकवा मार दिया। तो आजकल तो फंगस भी आ रहा है, उसके चलते भी थ्रोम्बोसिस हो रहा है ना। लेकिन कारण सबका एक ही है, वो गलत भोजन। तो गलत भोजन, हाँ, एक सीमा के बाद जाइएगा तो फिर आपको मेडिकल साइंस भी नहीं बचा पाएगा। एक चूँकि आदमी जम के चीनी खा रहा है, वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी कर लिया, चूँकि एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा, बेचारा पैनक्रियाज का बीटा सेल काम नहीं किया। तो ज़्यादातर आदमी क्या करता है, तो डॉक्टर तो दवा दे ही रहा है, हम तो जम के खाओ। एक डायबिटिक एक दिन में 12 रोटी खाता है, तो उसको बीमारी तो होगा ही। तो बीमारी को आप होलिस्टिकली देखिए, सर्वांगीण रूप से देखिए, तब उस बीमारी को रियली समझ पाइएगा, नहीं तो बीमारी को समझ नहीं पाइएगा। और जो भी जब नहीं समझ पाइएगा तब तो जो भी इलाज कीजिएगा अधूरा ही कीजिएगा। तो ये सब दवा के साथ हम लोग जो है उसको, तो सर कोई मरीज भर्ती रहेगा तो उसको हम लोग इंजेक्टेबल में, जैसे इंजेक्टेबल में आप उसको पिवियो चला दीजिए, है ना, लिवोफ्लोक्सासिन 2 एंटीबायोटिक चला दीजिए, है ना, पिपरासिलिन टाजोबैक्टम और लिवोफ्लोक्सासिन, उसको फ्लूकोनाजोल का इंजेक्शन दीजिए, एसाइक्लोविर का भी इंजेक्शन दे दीजिए और डेक्सोना का इंजेक्शन दे दीजिए। इतना उसको इंजेक्शन दे दीजिए और वो चलाते रहिए, और साथ में एनोक्साप्रिन सब्क्यूटेनियस दीजिए। तो ये चलाते रहिए और इसी से धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा। तो डेक्सोना का डोज धीरे धीरे घटाते जाइए और फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए और कोशिश कीजिए 5 से 10 दिन में उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि शुरू में उसका ऑक्सीजन डिप करेगा, है ना। तो उसको बोलिए ऑक्सीजन पर मत ध्यान दो बेटा, तुम अपना हिम्मत जुटाओ और चलना शुरू करो, है ना। और नहीं तो कि आजकल के मरीज क्या होता है, वो रात दिन वही देखते रहता है, कितना ऑक्सीजन सॉल्यूशन, कितना, तो ज़िंदगी में कभी ऑक्सीजन से उसका छुटकारा नहीं मिल पाता, 1-2 महीना तक वैसे फसल रह जाता। तो उसको बार बार नहीं देखना है भाई, आपको अपने भी तो महसूस होगा कि हमको घुटन महसूस हो रहा है, तो उसको आप यार्डस्टिक समझिए ना। 2018 में थोड़ी हर घर में ऑक्सीजोमीटर था, नहीं था, तो लोग कैसे जानता था कि हाँ हमको दम घुट रहा है बोल के, उस प्रकार से रखिए। तो इसीलिए जो है कि तो इस ढंग से जब कीजिएगा तो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। तो थ्रोम्बोसिस को भगवान आपको जान बचाने के लिए दिया है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो गया है, अनकंट्रोल्ड हो गया है, अनवांटेड हो गया है, क्योंकि आप अपने शरीर को सही बना के नहीं रखे हुए थे। तो इसीलिए थ्रोम्बोसिस से बचना है तो आपको अपना जीवन शैली सुधारना होगा। आप पूछे कि सर हम कैसे इससे बच सकते हैं, और ये थ्रोम्बोसिस की जड़ से कैसे, तो जड़ से तो समझ में आ गया कि जड़ से मतलब है कि आपको बीपी चीनी थायराइड को ख़त्म कर देना है। ये नहीं कि हम दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, ये काम नहीं करना है, कि वो काम नहीं करना। आपको क्या करना है कि हमको इलाज बंद हो जाए। ये नहीं कि हम जिंदगी भर जो है काढ़ा पीते रहे, नहीं, क्या काढ़ा पीजिएगा भाई, वो आपको बंद हो जाना चाहिए। और बंद होगा वो तब बंद होगा जब आप रोज़ टहलना शुरू कीजिएगा, जब रोज़ दाल पीने लगेगा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपको जो कोरोना का निमोनिया हुआ तो वो आपके गलती से हुआ। ये कभी मत सोचिए कि फलाना बिना मास्क के घूम रहा था मार्केट में, उसके चलते हमको हो गया। ये अगर सोचे हुए हैं, वैसा आदमी इस धरती से, वो समझिए अपने आप अपना दुश्मन है वो। जो आदमी ये सोचता है कि फलाना वैक्सीन नहीं लेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा रहा है। नहीं, किसी के चलते कोई बीमार नहीं पड़ता। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा, और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी धरेगा। तो इस बात को समझिए, यानी कि आप अपने सुख और दुख और बीमारी और स्वास्थ्य के निर्माता और निर्देशक खुद हैं। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर डिफरेंट एलिमेंट्स। आप वन एंड ओनली खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसे सबसे पहले तो इस बात को समझिए, और कभी किसी डॉक्टर को ब्लेम मत कीजिए, कह रहे सर वो तो बचा नहीं पाया, वहाँ पर आया ऐसे में लूट लिया। ये सब लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए। आप गए क्यों थे? आपको बुलाने गया था क्या वो? आप क्यों गए उसके पास? गए इसलिए क्योंकि आप बीमार क्यों पड़े? क्योंकि आप जीभ के चटोर थे, शरीर के कर्म कोढ़ी थे। याद रखिए, बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। और भगवान किसी भी अमीर गरीब को जीभ का चटोर, शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोदता, अपनी चिता खुद ही सजाता। तो ये आप खुद समझिए कि आप जो बीमार पड़े तो ठीक है, जब आप सीवियर कंडीशन में कहीं जाइएगा तो ऐसे किसी थोड़ी बच पाइएगा। तो डॉक्टर को क्यों बुरा भला कर रहे हैं? आप क्यों जीभ के चटोर बने? क्यों शरीर के कर्म कोढ़ी बने? आपके मुंह में कोई ठूंसा था 12 रोटी? जब आपको जानकारी होना चाहिए कि एक आदमी इतना कम मूवमेंट करता कि 3 रोटी काफ़ी है, फिर भी बावजूद इसके आप 12 रोटी खाए, बीमारी नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। और अंत में आप बोलेगा कि नहीं हम तो बचा नहीं पाया और एलोपैथी तो हमको लूट रहा है। अरे भैया तो तुम जाते क्यों है यार? तुम्हारे घर तुमको कोई बुलाने गया है क्या? तो इस बात को समझिएगा। तो बीमारी के निर्माता निर्देशक आप खुद हैं। शुरू में आप खुद जम के खाते और नहीं टहलते, तो जो है कि फैशन बना लिया आदमी, क्या दिक्कत है 10 मिनट टहल लिया, टहलने में नहाने याद आएगा, और जो है कि खाने में जम के खाएगा तो बीमारी नहीं होगा।
तो इसीलिए इस बात को याद रखना होगा। घड़ी देख के 2 घंटा तो चले, कम से कम 2 घंटा, और वैसे तो ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है, तभी आप बीमारी से बचिएगा। थ्रोम्बोसिस क्यों होता, मोटा मोटी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो और ये कोई अकेले बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों के साथ ही हुआ। तो जिस कारण से बीपी चीनी थायराइड हुआ, और जिस कारण से गठिया दमा मिर्गी पथरी हुआ, उसी कारण से थ्रोम्बोसिस भी हुआ, उसी कारण से कोरोना भी हुआ। कि कारण तो सबका है कि ये गलत भोजन, और उसको सुधार दीजिएगा तो बीमारी जड़ से जाएगा। और अगर इमरजेंसी में आप फंस गए हैं तो घबराइए नहीं, अगर बचना होगा तो बच जाइएगा। शरीर को ज़्यादा डैमेज नहीं किया होंगे तो बच जाइएगा, आने तो मरिएगा। तो वैसे केस में डॉक्टर को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप जीभ के ज़्यादा चटोर हो गए थे तो जीवन गया। जो जीवन जीने का असूल है उसको आप नहीं माने, उसके उल्टा दिशा में बहे तो गड्ढे में गिरे। तो इसलिए नोबडी, किसी को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को सही जानकारी भेजी जा सके। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए क्योंकि हमारा नाम हो, नहीं, हमको नाम की ज़रूरत नहीं है। कोरोना हमको एक चीज़ सिखा दिया कि कम पैसे में जीवन ज़्यादा हसीन है, इसलिए अब हम कम से कम मरीज़ देखना चाहते, और मरीज़ उतना भगवान सब दे दिया, और सैलरी भी मिलता है सो अलग, इसलिए और कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम आपको बस कि, लेकिन हाँ, ये हम ये भी नहीं चाहते कि जो हम जाने वो हमारे तक ही सीमित हो जाए, तो ये हमारे लिए पाप होगा। इसीलिए हम वीडियो बना के आप लोगों को बताना भी चाहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये जानकारी सबको होना चाहिए, तो फिर आप लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वही बात हुआ कि किसी भी गरीब इंसान को से गरीब इंसान को जीवन की कला सिखा दो, ताकि वो गलत भोजन करे ही नहीं और वो बीमार पड़े ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो मकसद है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें हमको भी, आपकी अंतरात्मा को ऐसा लगता है कि हाँ ये जानकारी और लोग तक पहुँचना चाहिए, तो किसी के गरीब के मुंह में कोई ठूसने थोड़ी जाता है कि आलू जम के खाओ, हरा सब्जी खाए नहीं करो। लेकिन गरीब से गरीब आदमी आलू खाना चाहता है, आम और लीची खाना चाहता है, और खीरा ककड़ी टमाटर नहीं खाना चाहता, एक दिन में 12 रोटी खाना चाहता, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलना चाहता, और किसान बैठ के तमाशा देखता, ट्रैक्टर से खेत जुतवाना चाहता। तो इसीलिए इंसान अब मेहनत नहीं करना चाहता, जम के खाना चाहता, इसीलिए बीमारी फैलते जा रहा। तो इस बात को थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंचे। और हम हर मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमारी बीमारी जड़ से ठीक करते। तो इसीलिए जो है कि अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 2 चैनल है, एक तो डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर करके है, और दूसरा चैनल का नाम है क्रांति जैकर। तो आप ये दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत पहुँचे। और अगर जो है कि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते, हम हर बीमारी ठीक करते, बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी कैंसर कुछ भी बीमारी हो। अगर आपको कोरोना हुआ और आपको कमजोरी लग रहा है तो आप चाहते हैं कि आगे हमको बिल्कुल बीमारी नहीं हो, तो आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और कितने बजे हम फ़ोन रिसीव करते हैं, 7 से 8 सुबह, 6 बजे शाम, या फिर 9 बजे रात। तो आप हमको कोई सी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए याद कर सकते हम। लेकिन कभी कभी लोग मैसेज लिख देते हैं तो मैसेज का जवाब तो नहीं देते क्योंकि हमको टाइप करना मुश्किल लगता है, इसलिए आप सीधे हमको बेटर होगा फ़ोन ही कर लीजिएगा। कुछ भी होगा सीधे हमको फ़ोन कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। हमारा वीडियो सब लंबा हो जाता है, 1 घंटा 12 मिनट का वीडियो बन गया। तो इतनी देर तक आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और ये ज्ञान की गंगा बहाते रहें। और जो है कि परमात्मा को हमेशा याद रखें, और अपने आप को याद रखें कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना छोटा पृथ्वी, और उसमें हम हैं, इसमें हम बड़े आदमी कैसे हो सकते हैं। इसलिए अहंकार को बिल्कुल सबसे पहले हटाइए। तो आपके अंदर परमात्मा को पुनः प्रणाम करते हुए वीडियो में समाप्त करता हूँ। नमस्कार।